आज जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनको सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रखना चाहता। अमेरिका ने आपको धमकी दिया तो आपने युद्ध विराम कर दी। जेडी वांस को हवाला देते हुए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ट्वीट किया कि इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि अब सीज फायर अनाउंस करते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? तो समझता हूँ कि जब आपके 26 हिंदुओं की हत्या की थी उनकी पत्नी के सामने और 4 लोगों ने की थी, उनको पकड़ने के लिए सारा पाकिस्तान को जला दें पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उस वक्त बीजेपी को राजनीतिक रूप से फ़ायदा हुआ था? उस बात का एक सेंटीमेंट देश में गया था कि भाई नहीं, सरकार जो है वो छोड़ेगी नहीं। लेकिन इस बार जब अमेरिका ने सीज फायर किया तो उसका नुकसान हुआ। आप अमेरिका से डरते हैं, आपके हिसाब से क्या इलाज है इसका? मोदी को जाना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज़ गिरे हैं। कितने गिरे हैं बताइए? 5। पीएम कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं ट्रम्प। इस बार वो टैरिफ्स में भी नुकसान कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी कर रहे हैं, सीज फायर की बात भी बार बार कर रहे हैं, एप्पल को भी कह रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रोडक्शन मत कीजिए। ये जो दोस्ती है, ये कैसी दोस्ती है? ये कोई दोस्ती नहीं। को वित्त मंत्री बनना था और आपको बनाया नहीं मोदी ने, इसलिए आप उनकी आलोचना करते हैं। सब जब जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया था उस पर चर्चा ये थी कि ये बहुत जानकार हैं चाइना के और इनके बहुत अच्छे संबंध हैं उनके साथ में। अच्छा, लेकिन अब जब चाइना ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान को, हाँ नहीं, क्या डिप्लोमेटिक फेलियर, उसका तो कुछ नहीं है। वो तो बाबू था, वो एम्बेसडर था। एम्बेसडर क्या चीज़ होती है? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा है। जो नरेंद्र मोदी चाहता है वो पार्टी में कोई नहीं चाहता है। तो ये बात बार बार आती है कि आरएसएस में सरकार में झगड़ा है, इसमें कुछ सच्चाई है? मोदी ने किसी चीज़ को नहीं माना ना। मेन प्रॉब्लम है कि जब तक सरकार हमें मदद करेगी हम का आगे कितना जाएंगे। मैं हमें विदेशों में था, परंतु अडानी का भी उसमें नाम था। तो आपके हिसाब से कौन चॉइस है प्रधानमंत्री जी की? वो किसको बनाना चाहते हैं? जो डब्बू है, चापलूस है। डॉक्टर साहब, आपकी लगभग नरसिम्हा राव से लेके और डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, आपको सबसे बेहतर पीएम कौन लगते हैं कि जिन्होंने सही मायने में देश का भला किया? मोदी जी के बाद कौन नेचुरल सक्सेसर है? तो हिंदुस्तान का बीमारी है। जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन? राजीव गांधी आपके दोस्त थे? आज मेरे दोस्त थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे। राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। राजनीतिक रूप से मोदी जी का ऑल्टरनेट कौन है? हमारे तो बीजेपी बहुत साल चलेगी। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावत। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनको सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कि वो देश के बड़े नेता हैं, अर्थशास्त्री हैं और बहुत सारे जितने के सहयोगी रहे हैं, राजीव गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तक के साथ इनके संबंध रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर, माफ़ कीजिएगा सर, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। मैं आपको प्रोफेसर भी कह सकता हूँ, डॉक्टर साहब भी कह सकता हूँ। जो कहना है, अनुमति दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर किया गया जी और अमेरिका ने इसकी घोषणा की जी, इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई तो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग 4 लोग आए थे और उन्होंने 26 मर्दों को गोली से मारा और पत्नी के सामने, और उन 4 को पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ जी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अपराध है। बाकी यहाँ गोली चला दी, एरोप्लेन चला दी, ये सब है, ठीक, अच्छा है। बट पहली बात ये है कि जिस कारण से ये सारे कार्रवाई शुरू की थी वो ये जो 26 लोगों को, मर्दों को, पुरुषों को गोली से मारा उनके पत्नियों के सामने जी। इतना गंदा काम जो है, इसके लिए बहुत बड़ी बदला लेना चाहिए था। वो नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। जी। दूसरा है
कि ठीक है हमारे एयरफोर्स ने जाकर वहाँ बमबारी की, बट अमेरिका ने आपको धमकी दिया तो आपने युद्ध विराम कर दी। ये कौन सी औचित्य है? किसने आपको कहा? मिलिट्री ने आपको कहा था? नहीं। तो क्यों आप? क्योंकि आप अमेरिका से डरते हैं और ख़ास तौर ट्रंप से डरते हैं। तो मोदी का जो कायरता जो है वो बिल्कुल स्पष्ट बाहर निकला है और मैं समझता हूँ कि इसके बारे तुरंत ना करें, परंतु आने वाले 6-7 महीने में इसका कहीं ना कहीं इलाज करना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या इलाज है इसका? मोदी को जाना चाहिए। उन्होंने वो तो वैसे भी 2 बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, परंतु ये जो सारा हुआ इससे लगता है कि वो कहीं ना कहीं विवश हैं कि वो हमारे राष्ट्र के जो नियम है उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको जाना चाहिए, ये मेरी राय है। और भी लोग हैं हमारी पार्टी में जो चाहते हैं, परंतु मेरे जैसे खुल के बोलते नहीं हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज़ गिरे हैं। कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज़ को बेचकर गिराया था हमारा। ओके। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। ओके। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज़ दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज़ थी। और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे। और हमारे उनके जो हवाई जहाज़ है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफ़ेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफ़ेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि होने नहीं देगा वो। तो जब जेडी वांस को हवाला देते हुए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोवल और विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तान की लीडरशिप 48 घंटे से बातचीत कर रहे थे और हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि अब सीज फायर अनाउंस करते हैं। इसके ये जब ऐसी जब बात होती है और फिर भारत सरकार उसको खारिज करती है, थर्ड पार्टी मीडिएशन को खारिज करती है, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, कुछ भी हो, थर्ड पार्टी हुआ नहीं हुआ तो, लेकिन अमेरिका से तो डर के हमने जो युद्ध विराम की वो सही, वो पर्याप्त है। हम इसमें नहीं जाएंगे कि भाई उसने वो किया, उसने ये किया, ये तो ठीक है। ये बातें मैंने भी सुनी है, पर मैं तो समझता हूँ कि जब आपके 26 हिंदुओं की हत्या की थी उनकी पत्नी के सामने और 4 लोगों ने की थी, बारी बारी से उन्होंने गोली मारी। उनको पकड़ने के लिए सारा पाकिस्तान को जला दें पर्याप्त नहीं है। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान में आज जो 3 प्रांत हैं, उस 4 प्रांत हैं, उसमें 3 यानी वो छोड़ने चाहते हैं। और सिर्फ ये लाहौर के जो प्रांत है वही पाकिस्तान है। बाकी 3 जो हैं, सिंध है, भरूचा और ये जो गफर खान का जो एरिया है, ये सारी 3 जो हैं ये बिल्कुल टूट के जाने चाहते हैं। और उनको ज़बरदस्ती मारपीट, हत्या, इससे पाकिस्तान उनको अपने साथ रख रही है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी
उस वक्त बीजेपी को राजनीतिक रूप से फ़ायदा हुआ था उस बात का, एक सेंटीमेंट देश में गया था कि भाई नहीं, सरकार जो है वो छोड़ेगी नहीं। लेकिन इस बार जब अमेरिका ने सीज फायर किया तो उसका नुकसान हुआ पॉलिटिकली। नहीं, अभी तो सबको बात पता नहीं है, और यह संदेह है। उस समय अमेरिका बीच में नहीं आई थी, चाइना नहीं आई थी। इस बार तो कई चीज़ें हुई हैं जो होना नहीं चाहिए था। अमेरिका के क्या यहाँ औचित्य है? अमेरिका का तो कोई औचित्य नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कुछ नहीं है। वो कहाँ से आ गए? और वो कहते हैं कि हमने समझौता किया है, यानी युद्ध विराम किया है। तो ये इसमें लोग ज़्यादा दुखी हैं। उस समय कितना हमने किया, कितना और कर सकते थे, ये सब किसी ने यानी विश्लेषण नहीं किया था। तो लोगों ने कहा कि नहीं, जाकर बमबारी करके आए, बहुत अच्छा, इससे संतुष्ट हो गए। जो ज्ञानी लोग हैं उनको पता है कि वो कुछ नहीं है। ओके। हमेशा पीएम कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं ट्रंप, और इस बार वो टैरिफ्स में भी नुकसान कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी कर रहे हैं, सीज फायर की बात भी बार बार कर रहे हैं, एप्पल को भी कह रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रोडक्शन मत कीजिए। तो ये जो दोस्ती है, ये कैसी दोस्ती है? ये कोई दोस्ती नहीं है, ये गुलामी का, गुलाम कहें कि जो हमारे रखेल है या जो हमें रख रहा है वो हम बराबर हैं। वो ये तो इनके कहने से क्या हो जाएगा? कभी ट्रंप ने कहा कि ये मेरा जिगर दोस्त है, कोई जानेगा। और जब ये पिछले बार गए थे, उनको बैठा के जैसे गुड़िया को बैठाते हैं वैसे बैठा कर उन्होंने सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनको एक शब्द बोलने नहीं दिया। तो वो मोदी हम लोगों को बुद्धू करने में तेज है। तो जो विदेश जानते हैं, जैसे मैं हूँ, वहाँ कई साल रहा हूँ, मैं ट्रंप को भी जानता हूँ, मैं इसके पहले भी जो थे उनको भी जानता हूँ। तो ये सारी चीज़ जो लोग ऐसे हैं जो विदेश में रहे हैं, जानते हैं, दे सबको पता है कि उसका कोई स्थान नहीं है अमेरिका में कि वो बराबर की बात कर सकता है, वो गुलाम है। डॉक्टर साहब, एक स्टेटमेंट है विदेश मंत्री का, जयशंकर साहब का, कि हमने पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म कर दिया था और अपोजिशन पार्टीज उसको बार बार उठा रही हैं कि ये बेसिकली डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है, उसके कारण से सेना का नुकसान हुआ है। तो इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये पहले इन्फॉर्म किया है? नहीं, देखो, नुकसान फ़ायदा का मैं नहीं जाऊँगा, पर इनको क्या ज़रूरत थी? युद्ध भी नहीं शुरू हुआ, जाकर उन्होंने उनसे बात की। ये कौन होता है? ये इसका तो कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि वो जब मोदी मुख्यमंत्री था तो 10 बार चाइना गया था। क्यों गया था वो तो और कहानी है, उसमें आज मैं नहीं जा सकता हूँ, बहुत लंबा मामला है। लेकिन ये एम्बेसडर था, तो उस जयशंकर, हाँ, इंडिया का एम्बेसडर था। तो जब ये आते थे, वो सत्कार तो यही करते थे। क्या सत्कार करते थे वो तो अभी नहीं मैं वो कह सकता हूँ आपको। तो क्योंकि मोदी को तो कोई विदेश नीति ये सब तो कुछ पता नहीं है, और वो चीफ मिनिस्टर थे, 10 बार गए चाइना। क्यों गए? हाँ, भाषा भी नहीं जानते उनका। हाँ, जो वो उसमें से कुछ दाल में काला है। अच्छा, उसमें कोई कहानी है? ओह, यह बहुत बड़ा कहानी है। मैं ही करूं, बाकी कोई ना करे, ये क्यों है? मैं तो पार्टी में हूं, तब भी मैं आलोचना कर रहा हूं। और पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी में जैसे संघ के लोग हैं, ये सब कहते हैं कि भाई तुम इन्हें जो भी कह रहे हैं, तो इसमें जो सही है उसको तो कहना ही चाहिए। यानी कोई मुझे ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें जैसे बाकी लोगों को मोदी ने निष्कासित किया, मेरा करने में उनकी समस्या है, क्योंकि बाकी लोग तैयार नहीं हैं। क्योंकि मैं हिंदुत्व के लिए बहुत किया है। मैंने राम सेतु को बचाया, राम मंदिर मैंने छुड़वाया,
किया, उसको नया बनने के लिए हमने प्रयास करके कि जीते कोर्ट में। तो जो हमारे पार्टी में जो हिंदुत्व मानने वाले लोग हैं वो सब समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया। उसमें मोदी का मैं इधर उधर खींचते रहता हूँ, तो कहते हैं ठीक है। नहीं, उसके बारे में कहते हैं लोग कि आपको वित्त मंत्री बनना था और आपको बनाया नहीं मोदी ने, इसलिए आप उनकी आलोचना करते हैं। नहीं, मैंने तो कभी कहा नहीं कि मुझे वित्त मंत्री क्योंकि आप शास्त्री भी हैं। मुझे नहीं, मुझे मैंने एक दिन भी उनसे बात नहीं की। मुझे बताया गया था जब ये चुनाव चल रही थी 2014 में कि तुम वित्त मंत्री होंगे, कोई नई बात नहीं है। चंद्रशेखर के टाइम में मैं विदेश मंत्री, विदेश नीति मंत्री, दैट इज़ जो विदेश में जो वित्त चलती है उसके लिए मैं मिनिस्टर था, मैं लॉ मिनिस्टर भी था, एक साथ दो पोर्टफोलियो थे। फिर नरसिम्हा राव के भी मैं फॉरेन मिनिस्टर, ये जो विदेश में जो व्यापार चलती है उसकी मिनिस्टर रहा। तो मुझे मिनिस्टर होने में कोई ऐसी दिलचस्पी तो है ही नहीं। आप चाहते हैं कि मेरे पास ज्ञान है और इसीलिए आपको वित्त मंत्री होना चाहिए, ठीक है। नहीं देंगे तो मैं तो 1000 चीज़ें हैं मैं कर रहा हूँ। तो आपने कभी नहीं कहा प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री को कभी नहीं कहा मैंने। संघ को कभी कहा? संघ को भी नहीं कहा। क्यों कहूँ? संघ को कहने से और भी बुरा है, क्योंकि संघ में वो पसंद नहीं करते कि कोई कहेंगे मेरा एक कर दो। वो जानते हैं किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। मुझे पता है जरूर वो चाहते थे मैं बनूं, परंतु बना नहीं सके। डॉक्टर साहब, जब जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया था उस पर चर्चा ये थी कि ये बहुत जानकार हैं चाइना के और इनके बहुत अच्छे संबंध हैं उनके साथ में। अच्छा। लेकिन अब जब चाइना ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तो इसको आप कैसे देखते हैं? डिप्लोमेटिक फेल्यूर है? नहीं, क्या डिप्लोमेटिक फेलियर? उसका तो कुछ नहीं है, वो तो बाबू था। और बाबू वहाँ हमारे चाइना में हम वो एम्बेसडर था। एम्बेसडर क्या चीज़ होती है? वो उसको किसी देश में कोई मान्यता नहीं देते। वो उनका जवाब है कि हमारी देश को बताएं कि हम उनके देश में क्या हो रहा है, नहीं है। उसको यहाँ बड़े चढ़ा के कहोगे ये तो डरपोक है, इसकी बीवी तो जापानीज़ है, ये कभी भी भाग जाएगा। हाँ, ये पूछे कि हमारे नियम है हमारे देश में कि जो फॉरेन सेक्रेटरी होता है, मिनिस्टर छोड़िए, उसको विदेशी बीवी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। स्वाभाविक है, इन्हीं सारे घर में इतने सीक्रेट्स होते हैं, कोई विदेशी को आपके पत्नी है, परंतु इसकी है। और मोदी ने कभी ये सोचा नहीं ये इसको नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसकी बीवी विदेशी है। और ख़ास तौर पर हम लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। नहीं, कहाँ हो पा रहा है? सेकेंड टर्म चल रहा है नड्डा जी का। तो ये इसमें कहाँ दिक्कत है? मतलब कौन इसमें बीच में? नहीं, देखिए, एक सवाल यह है कि जो नरेंद्र मोदी चाहता है वो पार्टी में कोई नहीं चाहता है। किसको बनाना है? जिसको बनाए वो भी नहीं चाहते थे हम। डब्बू था, ठप्पा लगाने वाला आदमी, और भी क्या था उसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो बदलना चाहिए। इतने साल पार्टी का अध्यक्ष 2 साल का होता है और यदि एक एक्सटेंशन देना तो 1 साल और। पर ये तो अब 6 साल 7 साल 2 टर्म पूरे हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा हो गया। उससे भी ज़्यादा हो गया। तो आपके हिसाब से कौन चॉइस है प्रधानमंत्री जी की? वो किसको बनाना चाहते हैं? जो डब्बू है, जो चापलूस है, उसी को चाहता है। आप नाम दीजिए, मैं उनको पहुंचा देता हूँ। और आरएसएस किसको चाहता है सर? आरएसएस तो कार्यकर्ताओं को चाहते हैं। उनके पास इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की इतने लोगों को उन्होंने जीवन में प्रचारक बनाकर, मोदी भी प्रचारक ही था, और उसमें से वो चुन सकते थे।
परंतु उनसे पूछा भी नहीं क्या। सो ये जो बात बार बार आती है कि आरएसएस में सरकार में झगड़ा है, इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, झगड़ा तो नहीं है। नीतियों को लेके विचार। देखिए, आरएसएस बहुत बहुत कष्ट के बाद एक बहुमत मिली उनको, तो नेचुरली वो लड़ाई में उसको तोड़ने नहीं चाहते, तो उसमें त्याग करते हैं और कहते हैं कि ठीक है उसको चलाने दो, आगे देखते हैं। क्योंकि इनका जो मोदी आने का तो ये था कि गुजरात में सारे बिजनेस के लोग इसके फेवर में थे, आज नहीं है, उस समय थे, तो एक हवा बन गई थी और बाकी कोई ना। और आडवाणी फंस गई छोटी छोटी बातों में। पाकिस्तान जाकर उन्होंने कुछ कह दिया कि जिन्ना सेकुलर तो इसमें उड़ गए। तो फिर ये मुख्यमंत्री था, तो मुख्यमंत्री से किसी को बनाना, तो ये पब्लिसिटी में बहुत अहम था, तो लोगों ने सोचा इसको बना दें। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये तो स्कूल पास भी नहीं किया, परंतु कहते हैं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिग्री है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री में कोई डिग्री नहीं मिली लोगों ने जो जांच की थी। कोई आवश्यक नहीं है कि आपको कामराज थे तमिलनाडु में जो ABC भी नहीं जानते थे, परंतु इतना ज्ञानी थे, इतना यानी उनकी जो संगठन चलाने की जो उनकी क्षमता थी वो तो बहुत ज़बरदस्त थी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि PhD होना चाहिए या, बट मोदी का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। मतलब जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं इतना पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा। हाँ, वो जरूर उनको अपने आप कहना चाहिए, परंतु जेटली ये सब लोगों ने उसको बड़े विद्वान बनाने के लिए कोशिश की और चला नहीं। डॉक्टर साहब, एक बात होती है बीजेपी में कि मोदी जी के बाद कौन नेचुरल सक्सेसर है? वो तो हिंदुस्तान का बीमारी है। जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन? कोई कहता है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री होंगे। सब हंसते थे, मैं जानता हूँ, बट वो सबसे अच्छा निकले, कम समय पर बहुत बढ़िया थे। नरसिम्हा राव कोई नहीं सोच सकता था, बीमार थे, 4 हार्ट अटैक्स हुए थे उसके 4, चमका। सारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आई वो तो नरसिम्हा राव ने नहीं। तो हमारे देश में ये और दूसरी है कि आप ज्ञानी हैं, आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग आपकी जो मंशा है बड़ी सख्त है, और आप जो अपने बात पर टिक जाते हैं तो कोई आपको हटा नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को तो पसंद भी नहीं करते। तो डब्बू बन के रहो जब तक आप नहीं बनोगे, उसके बाद कर सकते हो। वो तो उसमें कई लोग मिट भी जाते हैं। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि नेचुरल सक्सेसर दिखते हैं अमित शाह, लेकिन नहीं, अमित शाह कभी नहीं बनेगा। नहीं, लेकिन बीजेपी ने साथ साथ एक तरफ योगी जी को डेवलप कर रहे हैं और साथ साथ देवेंद्र फडणवीस योगी को भी नहीं डेवलप कर रहे हैं। तो फडणवीस चंद लोग करते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा वो संजय जो गुजरात में था, संजय जोशी वो बन सकते हैं आफ्टर PM या बीजेपी के अध्यक्ष। बीजेपी का अध्यक्ष। नहीं, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो नेचुरल सक्सेसर की बात हो रही है, हाँ, वो हो रहा है कि वो अमित शाह दिखाई देते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद की जो नेचुरल शब्द गलत है। ओके। जो पिट्ठू हैं मोदी के वो अमित शाह हैं। अच्छा। और इसीलिए परंतु मोदी चले जाएं तो उसको कोई उसके जो पिट्ठूस को तो कोई महत्व नहीं देंगे, फिर तो अमित शाह को भी छुट्टी लेकर जाना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और देवेंद्र फडणवीस को कैसे देखते हैं? क्या फडणवीस के लिए हमारी जो
संघ के अध्यक्ष हैं या सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत वो मोहन भागवत, वो समझते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ओके। बट ये और भी निकल सकते हैं, एक मैं नहीं जानता, क्योंकि उसमें बोलने के से किसी का नुकसान ना होना चाहिए। सो जहाँ तक फडणवीस है वो जरूर हमारे सरसंघ चालक चाहते हैं, पर सरसंघ चालक चाहते हैं परंतु उनको भी सबसे बात करके फैसला करना होता है कि महाराष्ट्रीयन अध्यक्ष यानी महाराष्ट्रीयन का है सरसंघ चालक, और फिर पार्टी के प्रेसिडेंट भी एक महाराष्ट्रीयन, तो उसमें हो जाएगा कि भाई ये ठीक नहीं है। तो ऐसी बात होगी, ऐसे होनी नहीं चाहिए। हमारे यानी व्यक्ति काबिल हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मद्रास में है या कश्मीर में है। आपको लगता है कि आपको ज़्यादा विद्वान होना हाँ तकलीफ दे है बीजेपी में, इसलिए आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती? नहीं, वो मैं ऐसा नहीं है, वो तो ज़्यादा ज्ञान के कारण नहीं है। मैं बोल देता हूँ जो सही है, सच को सच और झूठ को झूठ, चुप नहीं रहता हूँ। उसमें तकलीफ़ है, मत ये मुझे कोई पोस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट हुई है, उसमें आपने भी एक केस किया था कांग्रेस पार्टी के ऊपर और कहा था कि कार्यकर्ताओं का नहीं, मेरा ही केस है, बाकी सब चोरी है। हाँ। तो अब जब आप उस केस को देख रहे हैं, हाँ। या चार्जशीट हो गई है, अब आपको क्या लगता है इस केस में क्या होगा? चार्जशीट तो पहले ही हो गई थी, बहुत पहले मैंने उनको चार्जशीट कर दी। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि हमारी जो प्रणाली है उसमें वो कहते हैं कि नहीं, हम ये एक नया देने चाहते हैं जजेस को भी टाइम, यानी रोज़। अब जज ने मान लिया है, मैं उस दिन गया था कि दिसंबर आने वाली जून में वो हर दिन इसकी सुनवाई करेंगे, तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, इस पूरे केस में आपको आपत्ति किस बात से? आपत्ति? हाँ, नेशनल हेराल्ड केस में आपको क्या गलत लगता है? इसमें क्या गलत हुआ? इसमें इन्होंने पहले जो न्यूज़पेपर की जो कंपनी थी उसको क्या थे उसका नाम, नेशनल हेराल्ड नहीं, बट उसकी कंपनी का नाम तो कुछ और था। एसोसिएट करके था, नहीं ऐसा कुछ था। हाँ। सो उस कंपनी ने दिवालापन घोषित कर दिया, और वो जानबूझकर किया था ताकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी न्यूनतम पैसा में उस सारा एसोसिएटेड जर्नल्स, उसको कहते हैं एसोसिएटेड जर्नल्स, और यंग इंडिया तो इनकी कंपनी का जो बनाई थी उसका था। तो उन्होंने उसको अपने हाथ में लेने के लिए पैसा देकर ले लिया। पैसा बहुत कम था, और ये सारे जो शेयर्स हैं ये सब की फ्रॉड करके उन्होंने किया। तो उसी में मैंने केस डाला था, और फिर इनको जमानत लेना पड़ा, और जमानत के बाद पहली जो इंटरोगेशन होगी वो तो मेरी होगी, क्योंकि मैंने तथ्य दी थी। तो वो उसमें 3-4 बातों में लोग हाई कोर्ट में गए हैं कि स्वामी का पूरा नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ। तो वो तो सब आप भी उसको वैसे परस्यू नहीं कर रहे जैसे पहले कर रहे थे? नहीं, मैं परस्यू करता हूँ। मैं क्या जाके जजेस को तो डांट नहीं सकता हूँ ना। वो डेट कहते हैं, मैंने कहा था नहीं और छोटा डेट दे दो। नहीं मेरे पास कितना काम है अभी। जजेस भी दयनीय है ना। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जानते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, यूपीए के समय में अन्ना आंदोलन क्यों हुआ था?
अन्ना अन्ना आंदोलन तो कुछ नहीं था। क्यों हुआ था वो? नहीं, उस समय कोई और नहीं था, वो बुड्ढा जैसे थे, वो उनके पास एक पैसा नहीं था, गांधी का टोपी पहनते थे, तो उसमें इन लोगों ने उसको खड़ा कर दिया। ये खास तौर पर ये जो बाद में मुख्यमंत्री बना है अरविंद केजरीवाल, उसने क्या, और मतलब वो एक पुलिस की भी एक महिला थी किरण बेदी, उसको उसने किनारा कर दिया, और फिर उसने उस आंदोलन की फ़ायदा उठाकर ये पावर में आए, और फिर इसने चोरी की, पकड़ा गया, जेल गया, अब वो सब ख़त्म है। अब अन्ना हज़ारे का कुछ नहीं है। ये हमारे देश में जो ढांचा है उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए कि भाई एक किसी ने आंदोलन किया उसके लिए उसको महत्व दे। जयप्रकाश ने आंदोलन किया, परंतु जयप्रकाश कहा कि मैं कुछ नहीं लूँगा, ऐसा होगा तो ठीक है, परंतु मैं एक विकल्प, एक नया पार्टी बनाऊंगा। उन्होंने कहा शुरुआत में मैं कुछ नहीं लूंगा, इन्होंने भी कहा था, केजरीवाल ने भी कहा था। केजरीवाल वही तो है ना, बदल गए बाद में। हाँ। वो तो कहेंगे ही ऐसा, वो दूसरे लोगों को बाहर करने के लिए कहता था। डॉक्टर साहब, यूपीए के समय में आपने बहुत ज़्यादा बात की थी ब्लैक मनी के बारे में, और आपने कहा था कि रिजीम बदलेगा, ब्लैक मनी आएगा। यस यस। क्या हुआ उसका? कितना पैसा आया नहीं आया? कुछ नहीं आया। मोदी ने किसी चीज़ को नहीं माना ना। मेन प्रॉब्लम है कि जब तक सरकार हमें मदद करेगी, हम का आगे कितना जाएंगे। हमें विदेशों में था, परंतु अडानी का भी उसमें नाम था। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए उनका भी पैसा विदेश में? हाँ, बहुत है। वो तो दुबई में तो और भी बहुत है। तो ये जब प्रधानमंत्री खुद ऐसे लोगों को दोस्त रखते हैं, हम कहाँ इसमें कुछ कर सकते हैं। वो कोर्ट में जाने का तो सवाल ही नहीं है। आपके साथ साथ बाबा रामदेव भी कहते थे ब्लैक मनी आएगा और लोगों के खाते में हर भारतीय अमीर हो जाएगा, और आज रामदेव का सबसे बड़ा साम्राज्य है। वो ठीक है, वो मेरा तो किसी ने कुछ अभी तक नहीं कहा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। इस पे आपका क्या कहना है रामदेव के बारे में कि जो नहीं, रामदेव एक साधु है। ये जो है भ्रष्टाचार हुआ है, उसको ऊपर पकड़ के अंदर करना है, ये सारी चीज़ें, ये तो एक बहुत बड़ा यानी ज्ञान के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि कैसे केस डालोगे, किस पर जोर दोगे, ये सब जानना चाहिए। और आपको ये भी होने क्षमता होनी चाहिए कि आप बार बार कोर्ट में जा सकते हैं, और आप जैसे लोग पूछेंगे कुछ नहीं हुआ है कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं, इस सिस्टम ऐसा है। परंतु छोड़ने वाला नहीं हूं, अभी भी मैं हूं कोर्ट में। एक और केस है आपका 2G घोटाला। हाँ, वो तो जिनको भेजना था जेल भेज दिया मैंने। वो तो कांग्रेस ने भेजा ना। कांग्रेस ने कहाँ भेजा? ये हम लोग आने के बाद वो जो DMK का था वो राजा। हाँ, उसको अंदर डॉक्टर साहब ड्यूरिंग यूपी रिजीम ही चला गया था। नहीं, यूपी रिजीम सिर्फ इतना कि वो जो जेल में जाते हैं, जब उनको कारण बताओ नोटिस मिलती है, वो जेल भेजने करनी है। उनको सजा हो 5 साल, 3 साल, 2 साल, सबको 2 साल मिली, 2 साल करके आ गए। लेकिन जब से सरकार बदली और प्रधानमंत्री मोदी आए, सरकार बीजेपी की आई, उसके बाद तो सब छूटते चले गए, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे 2G हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो। वो तो मोदी से पूछना चाहिए ना, अब हमसे पूछे क्या फ़ायदा। मैं जानता हूँ मोदी खुद इतनी गलत कामें की है, और सिर्फ पैसा का नहीं, बल्कि और भी चीज़ें, जैसे उसके व्यवहार महिलाओं के साथ जो है, जिस लोगों को उन्होंने हत्या की, हरेन पांड्या, हाँ, सो इस प्रकार से उनके तो दोष तो बहुत हैं। ये पता नहीं था मुझे, और इसीलिए अमेरिका जिस दिन ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो अमेरिका वारंट इसके नाम पर
लागू कर देगी। कौन से केस में? हाँ, क्यों कर देगी ऐसा? ये जो हरेन पांड्या का केस, ओके। उन्होंने इसको लिया। वो अमेरिका तो अपने को भगवान समझते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि हरेन पांड्या का केस एंटी डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतंत्र के विरुद्ध में है, और इसीलिए उस नाम पर हम वारंट यहाँ इशू करेंगे। तो मोदी जब अमेरिका जा नहीं सकता था, जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तब प्राइम मिनिस्टर के लिए था। उन्होंने आप जाकर टेस्ट यानी जांच भी कर सकते हैं इसमें कि मोदी का जो अरेस्ट होने वाला था अमेरिका में, वो क्यों रुक गया। तो वो कहेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, इसीलिए जब तक प्राइम मिनिस्टर है हम उसको नहीं करेंगे, बट जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है उस दिन वो वारंट इशू कर देंगे। कौन ज़्यादा क्लोज है, अडानी या अंबानी? किसके? सिस्टम के, सत्ता के? नहीं, अडानी तो इसको ले लिया, उसको ले लिया, उससे उसने सारा बनाया है। अंबानी खासतौर पर जो मुकेश है, इन्होंने तो बहुत कुछ बनाया। उन्होंने अनेक फैक्ट्रीज शुरू की है, नई चीज़ें देखी है उन्होंने। तो उनकी लेन देन में क्या है वो तो वो जाने और आप लोग जाने। परंतु मैं ज़रूर इनको इसीलिए मानता हूँ कि उन्होंने व्यवस्था बहुत पैदा की उन्होंने, और अनेक इशू में पहले तो सिर्फ कोई केमिकल्स निकालते थे, अब तो बहुत व्यापक हो गई है। तो इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। और अंबानी जो है, उनके बेटा, उनके भाई, ये सब तो मैं नहीं जा रहा हूँ। जहाँ तक मुकेश है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। अडानी नहीं? अडानी तो बिल्कुल नहीं है, वो तो इसका ग्राइब किया, उसको 11 मोदी से बोल दिया। डॉक्टर साहब, आपकी लगभग नरसिम्हा राव से लेके और डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, आपको सबसे बेहतर पीएम कौन लगते हैं कि जिन्होंने सही मायने में देश का भला किया है? नरसिम्हा राव। हाँ, उससे बढ़िया नहीं था। शिष्टाचार में मैंने जिसने अपने घमंड में नहीं रहा वो तो चंद्रशेखर था, बस बहुत कम समय के लिए था। और मनमोहन सिंह तो दब गया था, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत अच्छा आदमी। मैं उसको व्यक्तिगत जब प्रोफेसर थे उस समय से जानता हूँ, परंतु वो खड़े नहीं हो सके सोनिया के सामने। और मोदी तो अब मैं उसको हटाने में लगा हूँ, तो अब क्या और क्या पूछेंगे। राजीव गांधी आपके दोस्त थे? आज मेरे दोस्त थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे। कैसे दोस्ती आपसे उनकी, कहाँ मिले थे आप? नहीं, इतना हुआ कि जब ये संजय गांधी मरे तो इंदिरा गांधी ने उनको लाए, तो वो एमपी बने, मैं भी एमपी था और बगल बगल में बैठे। फिर उसने कहा कि मैं तो पायलट रहा हूँ, मैं कुछ ये पॉलिटिक्स नहीं जानता हूँ, थोड़ा कुछ मुझे बताइए। तो पार्लियामेंट में बगल में बैठने के कारण मैं बताता था कि ये जो दस्तावेज़ आया है इसके लिए इस प्रकार से जवाब देना चाहिए, इस प्रकार से खड़े होकर कहना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने मुझे लंच में बुलाने लगे और बाद में कहा कि मुझे कहना नहीं चाहिए, बट उन्होंने कहा कि सोनिया होते हुए तुम रात को 2 बजे आओ, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करती। अच्छा। तो हो सकता है कोई कारण कि मैं प्रभावी हो रहा हूँ उनके ऊपर और उसको भारतीय बना रहा हूँ, और ये उसको अंग्रेज़ बनानी चाहती थी या इटालियन बनाने चाहती थी। तो परंतु उनके दबाव में, सोनिया गांधी के दबाव में ये तमिलनाडु गए। मैं मिनिस्टर था उस समय, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने 10 बार कहा कि मत जाओ मद्रास, वो वहाँ क्योंकि आपने एलटीटी को ख़त्म किया इंडिया में, वहाँ जो बैठे हुए हैं श्रीलंका में वो आपको जान से मारने चाहते हैं। तो ये
आपने बोली थी ये बात? बहुत कहा, पेपर में बहुत आया उस समय। तो वो सुनते नहीं थे, कहते हैं क्या करूं, मुझे वो एक बार जरूर कहा कि सोनिया गांधी इच्छुक है कि मैं जाऊं, क्योंकि वहाँ ज़रूर है आखिर में तमिलनाडु को क्या, क्योंकि उसको सोनिया गांधी को जयललिता पसंद नहीं था। ओके। तो वो उसको हराना चाहते थे और हरा नहीं सके। वो तो देहांत हो गए, आई मीन उसकी अंत हो गई थी, बट जयललिता जीत गई। तो ये सोनिया गांधी ने उनको, वो कारण था और कोई कारण था मैं नहीं जानता, परंतु उन्होंने ज़रूर उसको विवश किया कि वो जाएं। जब मैं चंद्रशेखर तो कहता था इससे मैं बात नहीं कर सकता, इसका अंग्रेज़ी मुझे में समझ में नहीं आती, इसकी हिंदी मेरी हिंदी उनको समझ में नहीं आती तो तुम मुझसे बात करो। बहुत कहा चंद्रशेखर ने, उससे कहो कि मत जाएं, जो दस्तावेज़ मेरे पास है उसके अनुसार उस प्रभाकरन ने उसको निशाने में रखा है। मतलब से पहले रिपोर्ट था इंटेलिजेंस का? हाँ, बहुत आए थे हाँ, कि प्रभाकरन उनको जान से मारने चाहते हैं। गए और वो सोचते थे कि मैं ये कि वो श्रीलंका में है, मैं तो मद्रास जा रहा हूँ, बट मद्रास और श्रीलंका का तो बोट से लोग आते जाते थे। तो हो गई। आप राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया थे, सीधा थे। नहीं, राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी गधा है, सॉरी टू से। ये तो इसका तो नागरिकता जो है वो तो इंग्लैंड का है। अभी वो केस चल रहा है, मेरे ख्याल में कल परसों उसका कल ही हो रहा है ना, परसों मेरा केस का सुनवाई दोबारा हो रहा है। मैंने दस्तावेज दी है, पहले दिया था राजनाथ वेनी, वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको भेजा कि देखो स्वामी ने दिखाया है कि तुम ब्रिटिश पासपोर्ट तुम लेकर घूमते हो, तो सही है कि नहीं आप बताइए। और ये है प्रूफ, हमने भी लंदन से पता कर लिया, ऐसा है। तो राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया और उसके परिणाम ये हुई कि मोदी ने राजनाथ को हटा के इनको बना दिया होम मिनिस्टर, अमित शाह तो इसको छुआ ही नहीं, 6 साल के लिए वो छुआ नहीं। तो फाइनली मैं कोर्ट में गया हूँ, तो कोर्ट का कल की फाइनल सुनवाई है। लेकिन आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी हमेशा गौतम अडानी के खिलाफ सवाल उठाते हैं, चाइना के खिलाफ उठाते हैं? तो क्या है, उठा सकते हैं, उसमें क्या है? और तो कोई नहीं है ना ऐसा विपक्ष में? नहीं, अडानी के विरुद्ध में बोलने में कौन सी बड़ी बात है, कोई भी बोल सकता है। और कोई नहीं बोलता सर? अब नहीं बोलता है तो डरते होंगे, मैं क्यों बोलूं? मैं जब किसी और सेठ का नाम लेता नहीं हूँ, मैं अडानी का नाम क्यों लूँ? नहीं, आखिर में सेठ जो हैं उनको तो सरकार काम करनी चाहिए, मैं क्यों करूं? ये क्यों कर रहे हैं? ये जब थे क्या अडानी नहीं था? तो फिर आपके हिसाब से राजनीतिक रूप से मोदी जी का ऑल्टरनेट कौन है हिंदुस्तान? ये कभी नहीं सोचो, उसकी बुरी हालत हो जाएगी। विपक्ष में कोई ऐसा कोई विपक्ष में मैं कोई जाने, हमारे तो बीजेपी बहुत साल चलेगी। अच्छा, क्योंकि जाल बिछ गया है। ओके। और आरएसएस का जो सिस्टम है उसके अनुसार उसको उखाड़ के फेंकना बहुत कठिन है। आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? हिंदू राष्ट्र का परिभाषा ये है कि आप भले हिंदू नहीं हैं परंतु संस्कार हिंदू के आप स्वीकार करते हैं। आप मुसलमान जैसे कपड़े पहन के नहीं जा सकते। आप इंडिया में रहते हैं, ये लोग मुसलमान लोग अमेरिका जाते हैं, वहाँ मुसलमान जैसे जाते हैं, नहीं वहाँ साइड टू टाई वाई सब डाल के जाते हैं।
तो हिंदुस्तान में जो संस्कृति है उसको मुसलमान मानना चाहिए। ओके। और जहाँ तक हिंदू है वो जानना चाहिए कि जो वरना है वो जन्म से जुड़ा नहीं है। वरना है जो श्री कृष्णा ने चैप्टर 18 आखिर गीता में उन्होंने बताया कि कौन है ब्राह्मण, तो उन्होंने गुना बताई है। तो गुना के अनुसार आप काम करोगे आप ब्राह्मण। ज्ञानी है, त्यागी है, साहसी है तो ब्राह्मण। तलवार उठाते हो क्षत्रिय, वैश्य व्यापार करते हो, खेत में काम करते हो तो शूद्र। ये है, ये हमारे कृष्ण भगवान ने 18वां अध्याय में माने 18th चैप्टर आप जाकर देखोगे गीता का, तो वहाँ उन्होंने अर्जुना को बताया कि ब्राह्मण कौन होता है। ये कोई पढ़ता ही नहीं है, तो ना पढ़ाते भी नहीं है हमारे लोग कोई। तो ये सारी बातें हमारी जो सिस्टम है इसमें जो पैदा होते हैं वही ब्राह्मण, जो ब्राह्मण घर में पैदा होते हैं वही ब्राह्मण हो सकते हैं, ये सब बकवास है। ये हमारे इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे रक्त सब एक ही हैं। ये आप टेस्ट करोगे तो पता लग जाएगा। तो फिर कैसे आप कहते हो कि आप ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के घर में पैदा नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ हम हिंदू को एक आइडेंटिटी यानी एक पहचान एक हिंदू का होना चाहिए कि वो ये उनकी संस्कार होती है और संस्कार की चलो वैसे उसको पुनरुत्थान कहते हैं हम। उस पुनरुत्थान के लिए हम प्रयास करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना कंपैरिजन इंदिरा गांधी से करते हैं? पता नहीं किस पर करते हैं, वो तो भगवान के साथ करते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, मैंने सुना है कि कभी थोड़ी दिन पहले इसने कहा था। मैं अपने को बायोलॉजिकल नहीं हूँ। हाँ, बायोलॉजी वही स्टेटमेंट था वो। हाँ, ये क्या, व्हाट इज दिस, पागल हो गए आप। सर आपके हिसाब से बीजेपी 240 पे क्यों आई? हाँ, आपके हिसाब से बीजेपी 240 सीटों पे क्यों आई? क्योंकि वो हम तो गिरते जा रहे हैं ना, और भी कम होंगे अभी। अच्छा। हाँ, वो मोदी को कोई नहीं पसंद करता। हाँ, अब आपके पत्रकार ये वो सब दबा सकते हैं, परंतु उसको कोई पसंद नहीं करता। लेकिन 2014 में हाँ, पूर्ण बहुमत नहीं, जो 14 और 19 का मत बात करिए। 19 में 303 पूर्ण बहुमत और 240 सब बदल गया अब। लेकिन ये सब आया तो मोदी के नाम पे है ना? कौन कहता है? संगठन तो आरएसएस का है, विचारों तो हम जैसे लोगों का था। इनका क्या था? हाँ, ये इन्होंने गुजरात में बहुत काम किया, ये फैल गई, और हम क्यों उसको दबाते? उसको हम भी नहीं चलाया था, परंतु उसने एक शर्त भी नहीं रखा, कहा कि मैं आते ही सारे जो लोग विदेश में पैसा रखा है उन सबको पकड़ेंगे। एक को भी नहीं पकड़ा, प्रयास भी नहीं किया। तो धीरे धीरे लोगों को पता न लग गया। हमारे पत्रकार भी ऐसे ही हैं, वो सब मोदी का के विरोध में बोलने के लिए डरते हैं। वो तो इसीलिए वो आज तक इतनी दूर आए हैं, नहीं तो अब तो वैसे भी गिर गए हैं। इस बार वाराणसी में इनकी लगभग मैं उसको 1.5 लाख का, हाँ, घट के, और उसमें क्या क्या करने के बाद उसको 1.5 मिला से। तो उसके अंत तो निश्चित है। सर, क्योंकि आप अर्थशास्त्री भी हैं, नोटबंदी क्यों हुई थी? वो तो करना ही नहीं चाहिए था, मैं तो विरोध में था। नहीं, क्यों? उसका मकसद क्या था? मैं नहीं जानता, ये अरुण जेटली और इन्होंने दोनों मिलकर किया, और किसी को पता नहीं था। रिजर्व बैंक में भी किसी को नहीं पता था, और वो जो था वो तो रिज़ाइन करके चले गया, जो गवर्नर था पटेल। हाँ, पटेल था, हाँ, वो चले गया। तो मैं नहीं जानता,
कोई पैसा बनाने के लिए किया, मैं नहीं जानता। क्योंकि मतलब क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं इसलिए मैंने पूछा कि नहीं, मैं अर्थशास्त्री हो तो ये होना ही नहीं चाहिए कहता। हर चीज़ का एक मकसद होता है, मोटिव, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, मैं क्या जानूँ। मैं कहूँगा कि मुझे कोई कहे कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं क्यों होना चाहिए, कौन सी का, हाँ एक युद्ध हो जाए, उसके बाद जो बाहर से आए थे हमारी देश की सत्यानाश की, उनके कारण अब नया करेंसी बनानी है, वो अलग बात है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, हिंदुस्तान की मीडिया को आप कैसे देखते हैं? हाँ, हम दिक्कत में है, क्राइसिस में है, दबाव में है, या नहीं, मैं कहूँगा कि जो अंग्रेज़ी है वो सबसे बुरा है। अंग्रेजी मीडिया Okay. वो सब चापलूस लोग हैं। उसमें न्यूनतम कम चापलूसी वो है हिंदू न्यूज़पेपर का, सबसे कम। वो भी डरते हैं। ये बाकी हिंदुस्तान अभी रफाल पे स्टोरी की थी उन्होंने, वो फिर डिलीट करनी पड़ी उनको। वही तो मैं कह रहा हूँ, न्यूनतम इसीलिए मैंने न्यूनतम कहा था। बट बाकी हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया सब, हाँ, हिंदी, तमिल, ये जो सारे हमारी जो हिंदुस्तानी भाषा में है, वो हम दिल्ली में कोई पढ़ता नहीं है, तो इसीलिए वो जो छापना छापते हैं। मतलब प्रेशर नहीं है ना, उनको किसी को पता नहीं है ना, वो कौन वहाँ दिल्ली में बैठकर जो चेक करते हैं भाई अखबार में क्या आया, वो तो अंग्रेज़ी का ही देखते हैं और किसी का नहीं देखते। तो इसमें लैंग्वेज में, हिंदी में, मराठी में लोग फ्रीली बोलते हैं। सर, क्योंकि आपने तमिलनाडु की बात की है, एक चर्चा चल रही है डिलिमिटेशन की, और इसमें साउथ वर्सेस नॉर्थ हो रहा है, इसमें डॉक्टर स्वामी का क्या राय है कि कैसे होना चाहिए डिलिमिटेशन? कोई डिलिमिटेशन की क्या जरूरत है, कोई और कोई काम नहीं है आपके पास अभी, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। कोई अच्छा है, इसमें विवाद हो गया तो कौन सही है कोई गलत है, इसमें नहीं जाना है। हमें जो देश को विकास करनी है उसमें फोकस होनी चाहिए, और देश में एकता पैदा करने के लिए जो भावना चाहिए उसके लिए फोकस करना चाहिए। अब कोई कहते हैं कि इस पर हमें नहीं पता, बड़ी आंदोलन हो जाती है, तो मत करो। जैसे आखिर में आपको झुकना पड़ा जब वो सरदारों ने सड़क पर आ गए, तब मोदी भी डर गया ना, किसान बिल। तो ऐसे उतना दूर नहीं जाना चाहिए, देखना है। आपकी पार्टी के बारे में कहते हैं कि बनियों की और ब्राह्मणों की पार्टी। नहीं। सुनिए ना, सवाल सुनिए। हाँ, कास्ट सेंसस की जो घोषणा हुई थी, हाँ, आपके मन में आया कि सरकार कास्ट सेंसस कराएगी या नहीं कराएगी? मैं जानता ही नहीं हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। ये सेंसस करेगी, सेंसस में फिर विवाद होगी, दैट्स ऑल। लेकिन ये लाए क्यों फिर? हाँ, इसकी घोषणा क्यों की कैबिनेट ने कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे? इनकी घोषणा में, इनके कैबिनेट में क्या होता, मैं कहाँ तो इसमें मेरा दिमाग को वेस्ट करूँ। आपकी क्या राय है कास्ट सेंसस पे? नहीं, मैं कोई ऐसे कास्ट सेंसस का टाइम नहीं है अभी, नहीं करना चाहिए कुछ नहीं। आप जो हर 10 साल सेंसस होती थी वो भी नहीं कर रहे हो, इसको कहाँ से पकड़ के लाए? मतलब इसका मतलब ये है कि जो हिंदुत्व की राजनीति है, हाँ, उस पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, हिंदुत्व में कोई हिंदुत्व, जो भी अलग अलग जो जाति के लोग हैं, देखिए वर्णा और जाति में फ़र्क है ना। वर्णा और जाति दोनों में हिंदुत्व एक है, लोग मान लेते हैं। मैंने अभी तक आज कोई क्षत्रिय का है कि भाई हमें हिंदुत्व पसंद नहीं है, ब्राह्मणों का है। हाँ, इधर उधर राजनीतिक दृष्टि से कोई लोग ऐसे बोल सकते हैं, पर आमतौर पर कोई विरोध नहीं है। लोग चाहते हैं कि हमारे देश में ये हिंदुत्व का मामला चले। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने तो समय दिया हमें, थैंक यू सो मच। तो हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर स्वामी के आज के इंटरव्यू से आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगी, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब की बातें ऐसे होती हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।